जय हिंद दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मास्टर की साबित होगा। या जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दिया कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी है फुनोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का अंग है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का अंग है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका के अंग हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। अन्य विकल्पों की बात करें तो भारत के महान्यायाधीश जो है केंद्र कार्यपालिका का अंग है। भारत के उपराष्ट्रपति संसद से संबंधित हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं यह भी केंद्र कार्यपालिका का अंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो सुल्तानपुर झील जो है हरियाणा में है, यह प्रश्न एकदम सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, यह भी ऑप्शन सही है। लोकटक झील मणिपुर में है, यह भी सही है। कोलेरू झील जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका महाराष्ट्र, परंतु यह गलत हो जाएगा। कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोलेरू झील महाराष्ट्र दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। आपसे पूछा है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है 543 है। 543 लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है, जिसमें सबसे अधिक जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 48 सीटें हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। आपसे पूछा निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्र शुरू किए। एक केसरी जो कि मराठी भाषा में होता था, यह आम जनता को जागरूक करने के लिए था। और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, शिक्षित वर्ग और ब्रिटिश सरकार को संबोधित करने के लिए। केसरी अखबार के माध्यम से तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को तेजी दी और ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में, एकदम सही है। पैटागोनियन मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है, यह भी सही है। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में, यह भी सही है। कालाहारी मरुस्थल जो है भारत बताया गया है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, यह भारत में नहीं है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई। आपसे पूछा है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष से
वर्ष में प्राप्त हुई? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के कब्जे में था। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य के तहत नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। जबकि अनुच्छेद 48A जो है राजनीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में है, जो राज्य को पर्यावरण संरक्षण और सुधार का निर्देश देता है। तो 51A जो है नागरिक का कर्तव्य है और 48A जो है वह राज्य का कर्तव्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी? आपसे पूछा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.15% जो है शहरी जनसंख्या थी। कुल जनसंख्या का लगभग 31.15% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जबकि 68.85 कितना 68.85% जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आगरा शहर को किसने बसाया? आपसे पूछा है कि आगरा शहर को किसने बसाया। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1488 ईस्वी में की थी। 1504 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। बाद में बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के बाद आगरा को जीता और यहाँ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाकी विकल्प की बात करें तो आलम शाह जो है अंतिम सैयद शासक था। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर से पराजित हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? आपसे पूछा है दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वतमाला जो कि तमिलनाडु में है की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह ऊटी के पास स्थित है। डोडा बेट्टा का अर्थ है कन्नड़ भाषा में होता है बड़ी पहाड़ी। बाकी विकल्पों की बात करें तो जयंतिया पहाड़ियां जो मेघालय में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां जो है तमिलनाडु और केरल में। अनिलमुदी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु में मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो सम्राट अकबर ने आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा इन तीनों का निर्माण अकबर ने करवाया था। परंतु दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है इसका निर्माण शाहजहां ने 1656 में कराया था। किसने कराया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था 1656 ईस्वी में, इसलिए यह अकबर द्वारा नहीं बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी दिल्ली का जामा मस्जिद जो है या अकबर ने नहीं शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, एकदम सही है। बहामास की राजधानी नसाऊ है, या भी सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, या भी सही है। कजाकिस्तान की राजधानी ढाका दिया हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान का राजधानी ढाका दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का गलत हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वह अस्ताना है, जिसे पहले नूर सुल्तान भी कहा जाता है, और जबकि ढाका जो है वह बांग्लादेश की राजधानी है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। आपसे पूछा है कि नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोटा जिसे कहते हैं नॉन ऑफ द एबव विकल्प को भारत की मतदान प्रणाली में 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कि यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। पहली बार इसका उपयोग 2013 के छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम विधानसभा चुनाव में हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायत चुनाव के लिए। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, लेकिन पंचायत और नगर निकाय चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे 1914 में शिमला समझौते के समय उस समय ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच खींचा गया था। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो 24वीं समांतर रेखा जो है या भारत पाक युद्ध 1971 के समय संघर्ष विराम रेखा से संबंधित है। डूरंड रेखा की बात करें तो यह भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, 1893 में बनी। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। यह भारत का 3 तरफा बैंक विलय था। इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया SBI और PNB के बाद। केनरा बैंक की बात करें तो इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ 2020 में। पंजाब नेशनल बैंक PNB इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ 2020 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि छोलिया नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोलिया नृत्य उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र का पारंपरिक युद्ध नृत्य है। इसे शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसमें नर्तक तलवार और ढाल लेकर युद्ध जैसी मुद्राएं प्रस्तुत करते हैं। यह प्राचीन काल में विवाह और युद्ध विजय के अवसर पर किया जाता था। बाकी हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे फुगड़ी घूमर जो है यहाँ की नृत्य शैली है। बिहार में झिझिया जट जाटिन जो है यहाँ की नृत्य शैली है। राजस्थान में घूमर कालबेलिया और गेर प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की तिथि की याद में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन में 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी को हम लोग अभी पढ़े हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा है एटलस पर्वतमाला जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टूबकल पर्वत है। क्या है?
टूबकल पर्वत है। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है टूबकल पर्वत, जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है, जो मोरक्को में स्थित है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? आपसे पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।